एक नया शो है यूट्यूब पर, एवरी पर्सन इन द कंट्री इज वॉचिंग दैट शो इंक्लूडिंग अडल्ट्स, छुप छुप के। मेरे को ज्यादा कुछ आता नहीं है, पर धीरे धीरे हम सब सीख जाएंगे। ये है समय रैना, एक मिडिल क्लास का लड़का जो जम्मू कश्मीर से आया था, प्रिंट इंजीनियरिंग की डिग्री करके लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था। उसने 5 साल में इतना बड़ा बिजनेस कैसे बना लिया? भाई जो समय रैना ने किया है पिछले 1 महीने में, आई डोंट नो समय कैसे करता है भाई लेजेंड आदमी है वो इस टाइम। इतनी दौलत और नाम बाकी कॉमेडियंस को ओटीटीज या बॉलीवुड से मिलती है, वही दौलत समय ने खुद से कैसे बना ली? भाजी वो बच्चा है, क्योंकि बच्चा है, बच्चा ही है वो, बच्चा है। क्या उम्र की उसकी 23-24 साल हुई। 23-24 साल का है। हाँ। और ऐसा नेटफ्लिक्स ने क्या देखा, उसे समय के साथ कोलैबोरेट करना पड़ा। अनहिंज्ड रॉ कंटेंट आप तक पहुंचे, ये मेरा सपना है। बेसिकली धीरे धीरे इसको एक ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर ले जाने का सपना। नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी जिसका पूरा बिजनेस मॉडल इस एक बात पे खड़ा है कि उसका ओरिजिनल कंटेंट सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पर मिलेगा, लेकिन उसने समय का शो अपनी खुद की स्क्रीन से हटाकर एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी फ्री रख दिया। शो नेटफ्लिक्स पे और यूट्यूब पे दोनों पे आएगा। और जो रूल नेटफ्लिक्स ने 14 साल तक तोड़ने नहीं दिया, अपने सबसे बड़े शो के लिए भी नहीं, वही रूल उसने एक इंडिपेंडेंट यूट्यूबर के लिए तोड़ दिया। देखिए, अगर आप सोचते हैं ये कहानी एक कॉमेडी शो के बारे में, तो रुको। नेटफ्लिक्स जैसी स्ट्रीमिंग कंपनी जिसने अपने शुरुआती सालों में कंटेंट न होने की वजह से अपने फ्यूचर खोते देखा था, उसने पहली बार खुला मान लिया कि कंटेंट से ज्यादा पावरफुल चीज होती है आप और मैं, मतलब ऑडियंस ओनरशिप। और हमें पूरा नेटफ्लिक्स का बिजनेस इंडियाज गॉट टैलेंट के साथ समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना होगा। सो आर यू कमिंग विथ मी? ओटीटी प्लेटफॉर्म से पहले 2000 के अर्ली में डीवीडी रेंट पे दी जाती थी, ब्लॉकबस्टर से रेंट पे ली जाती थी और वापस लौटानी होती थी उसके रिटर्न टाइम पे। अगर डीवीडी रिटर्न नहीं की, उसके लिए ब्लॉकबस्टर को लेट फी देनी होती थी। लेकिन 1977 29 अगस्त नेटफ्लिक्स आता है। नेटफ्लिक्स शुरू से ही स्ट्रीमिंग कंपनी नहीं थी, ये डीवीडीज को मेल्स के थ्रू कस्टमर तक पहुंचाने का काम करती थी। बाद में नेटफ्लिक्स ने सब्सक्रिप्शन मॉडल इंट्रोड्यूस किया। एक फिल्म को स्पेशली पेड करने के बजाय एक फिक्स अमाउंट पे करो और जितनी मूवी देखनी है देखो, कोई लेट फीस नहीं, कोई पेमेंट की टेंशन नहीं। लोगों ने इस टाइम इस मॉडल को बहुत पसंद किया और 2007 में नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग शुरू करती है। नेटफ्लिक्स को लगता है गेम खत्म, मेल सर्विस वाला हम जीत गए। नेटफ्लिक्स के पास प्लेटफॉर्म था, नेटफ्लिक्स के पास बिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर भी थे, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास कंटेंट का ओनरशिप नहीं था। उस टाइम अलग अलग मूवीज के राइट स्टूडियोज के पास थे, नेटफ्लिक्स के पास नहीं। बड़ी बड़ी कंपनीज ने मैक्स, डिज्नी, पैरामाउंट, प्रोटो टीवी, पीकॉक, उन्होंने अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनाना शुरू किया और नेटफ्लिक्स से अपना कंटेंट ले लिया। नेटफ्लिक्स चाहे उन स्टूडियो को कितना भी पैसा ऑफर करे, अगर स्टूडियो अपना कंटेंट वापस लेना चाहता है देन नेटफ्लिक्स कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो कंटेंट नेटफ्लिक्स का था ही नहीं। एक ही झटके में नेटफ्लिक्स को समझ में आ गया कि कंटेंट हमारा नहीं है तो बिजनेस भी हमारा नहीं हो पाएगा। बाद में 2013 में नेटफ्लिक्स ने मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड किए और अपना खुद का कंटेंट बनाया। हाउस ऑफ कार्ड्स, थिंग्स, नार्कोस, स्ट्रेंजर थिंग्स, सेक्रेट गेम। अगर आपको नेटफ्लिक्स देखना है तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। नेटफ्लिक्स अपना कंटेंट उस प्लेटफॉर्म के अलावा कहीं पर भी स्ट्रीम नहीं करता था। ये कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट का रूल नहीं था, ये नेटफ्लिक्स की पूरी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज थी और ये रूल 14 साल तक कभी नहीं टूटा। लेकिन ऐसी क्या नौबत आ गई 2026 में, नेटफ्लिक्स ने इंडियाज गॉट टैलेंट को सीजन 2 को भी यूट्यूब पे भी अपलोड करने दिया। समय रैना के पास वो स्पेशल ऑडियंस है जो नेटफ्लिक्स मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करके भी नहीं ला सकता, एक लॉयल ऑडियंस। कोविड के दौरान समय रैना चेस खेलता था और ऑडियंस से कम्युनिकेट भी करता था। ये उसने घंटों तक स्ट्रीमिंग करके एक लॉयल कम्युनिटी बिल्ड करी। और जब इंडियाज गॉट टैलेंट आया तो बस ये एक कॉमेडियन शो नहीं था, अगर हम इसे बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बिल्कुल ही अलग था। समय ने इस ऑडियंस को सिर्फ इंटरटेन नहीं किया, उसने इसे मोनेटाइज किया अपने तरीके से। समय ने स्पेशल शोज और कंटेंट के लिए ऐप और एक्सक्लूसिव मेंबरशिप निकाली। और जब ओटीटी प्लेटफॉर्म ने सीजन 1 के राइट खरीदने का मौका दिया तो समय ने डायरेक्टली मना कर दिया। समय जानता था कि अगर उसका शो किसी और प्लेटफॉर्म में चला गया तो वो कभी वायरल नहीं होगा जितना वो यूट्यूब पे हो रहा था। और समय लाखों की डील रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि शो का कंट्रोल, ऑडियंस का कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूशन का कंट्रोल समय के पास ही था। फिर 2025 में कंट्रोवर्सी आई, जिसे देखकर ज्यादातर लोगों ने यही सोचा ये करियर खत्म हो गया। और जब समय 2025 में वापस आया, एक चीज वैसी की वैसी थी, उसकी ऑडियंस वही थी, वेट कर रही थी। और यही प्रूफ था एग्जैक्टली जो नेटफ्लिक्स को जरूरत थी। समय के पास दोनों चीजें थी, कंटेंट भी,
ऑडियंस भी। और इस बार नेटफ्लिक्स को जरूरत थी समय की ऑडियंस की, और नेटफ्लिक्स ने 3 स्ट्रेटेजी के थ्रू डील अप्रूव करा है समय से। नंबर 1, नेटफ्लिक्स समय का शो नहीं खरीद रही थी, वो समय की ऑडियंस खरीद रही थी। नेटफ्लिक्स की हर डील में एक फिक्स पैटर्न होता है। क्रिएटर अपना कंटेंट लेके जाता है नेटफ्लिक्स के पास, नेटफ्लिक्स अपनी रीच देता है उस कंटेंट को। क्रिएटर को नेटफ्लिक्स की जरूरत होती है ऑडियंस के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और क्रेडिबिलिटी के लिए। लेकिन समय के पास ऑडियंस का था प्रूफ और ट्रस्ट। समय ने अपना ऐप भी लॉन्च किया था जो एक ही दिन में 2.5 लाख डाउनलोड्स हो जाते हैं बिना किसी मार्केटिंग एड से, बस इंस्टाग्राम स्टोरी से। कंट्रोवर्सी के बाद ऑडियंस इतनी लॉयल थी कि ऑडियंस कहीं गई नहीं, बस वो समय रैना के वेट कर रही थी कि समय रैना वापस लौटेगा। नेटफ्लिक्स ने ये सिनेरियो देखा था और समझ गया था समय रैना के 10 एपिसोड फ्री हो, ओपन हो, लोग उसे देखेंगे। और अगर समय अपना एक शो एक्सक्लूसिव में डालता है तो ऑडियंस इतनी पागल है, डेस्परेट है, लॉयल है, एक एपिसोड देखने के लिए भी पैसे देगी। नंबर 2 पे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट स्ट्रेटेजी। बड़ी कंपनीज अपना रेवेन्यू का 10 से 50% सिर्फ मार्केटिंग पे खर्च करती है। एड्स, प्रमोशन, कंपाइंस सब इसी बजट से। लेकिन लेटेंट का हर एपिसोड खुद ही मार्केटिंग कर रहा था। मीम्स बन रहे थे, डिबेट्स हो रहे थे, रिलीज से पहले ही एंटीसिपेशन बन रही थी, और ये सब नेटफ्लिक्स के नाम के साथ बिल्कुल फ्री। अगर नेटफ्लिक्स खुद करता तो उसे लोगों का अटेंशन पाने के लिए हजारों करोड़ों स्पेंड करने पड़ जाते। उस समय रहने की पार्टनरशिप में उसे ये अटेंशन फ्री में मिल गया। हमने एक और स्ट्रेटेजी बनी द फनल। इसके 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट इज अवेयरनेस। इंडिया गॉट टैलेंट लॉन्च होता है और वो करोड़ों लोगों तक पहुंचता है फ्री में, बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। अगर ये नहीं होता तो लेटेंट कभी सक्सेसफुल नहीं होता जितना वो आज है। सेकंड इज इंटरेस्ट। शो देखते देखते लोगों को उन शो की आदत हो जाती है और शो में बार बार दिखता है नेटफ्लिक्स, और इसी वजह से उस क्रिएटर को पर्टिकुलरली ऑडियंस नेटफ्लिक्स के साथ एसोसिएट कर लेती है और फ्री में कंटेंट देख लेती है। और फ्री में कंटेंट देखते देखते लोगों की आदत बन जाती है और वो एक्सक्लूसिव कंटेंट भी परचेस कर लेते हैं। द थर्ड इज कन्वर्जन। अगर समय रैना अपना न्यू एपिसोड और शो नेटफ्लिक्स पे एक्सक्लूसिवली लॉन्च करे तो अगर 10 कंटेंट फ्री है बाहर यूट्यूब पे, लेकिन एक नेटफ्लिक्स पे एक्सक्लूसिव आए तो ऑडियंस की हैबिट होगी। उस एक्सक्लूसिव एपिसोड में क्या होगा, क्यूरियोसिटी है। एक हिस्सा जरूर होगा जो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं लेगा, लेकिन एक हिस्सा भी वो होगा जो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन जरूर लेगा। अगर 60 मिलियन में से सिर्फ 1% कन्वर्ट करे 149 मंथ पे तो बन जाता है लगभग 6 लाख सब्सक्राइबर, 9 करोड़ पर मंथ। अगर एक नजर से देखा जाए तो ऐसा लगता है नेटफ्लिक्स ने अपना कंटेंट फ्री में दे दिया। और अगर बिजनेस से देखा जाए तो नेटफ्लिक्स ने यूट्यूब को एक मार्केटिंग चैनल बना दिया। नेटफ्लिक्स ने एक लेसन सिखाया सबको, वक्त के साथ बदलो वरना इररिलेवेंट हो जाओगे। उन्होंने अपने लेगेसी को नहीं देखा, उन्होंने अपने फ्यूचर को दोबारा से देखा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। जो भी मेरा इस टॉपिक के ऊपर ओपिनियन था, मैंने इस वीडियो के थ्रू आप सब तक पहुंचाने की कोशिश की है। एंड मुझे उम्मीद है ये मैसेज आप सब तक पहुंच गया हो। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। जो भी आपकी सजेशन है, राय है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस उस टॉपिक को रिकॉर्ड करूँ। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।